नमस्ते दोस्तों। परमाणु की संरचना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत करेंगे हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से, द्रव्यों के द्वैत व्यवहार, डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट जिसको कहा जाता है। दूसरे पार्ट में हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखेंगे, हंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और तीसरा क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, क्वांटम एटॉमिक मॉडल को भी पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। डी ब्रॉगली ने 1924 में प्रस्तावित किया था कि जिस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील कणों का भी ड्यूअल नेचर हो सकता है और वो मान्य होगा। उनके अनुसार प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति की तरह पदार्थ भी तरंग तथा कण दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसकी मदद से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बेहद मदद मिली और कई ऐसे चीज जो एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे वो एक्सप्लेन करने में संभावनाएं उसकी बढ़ गई। डी ब्रॉगली ने यह कहा था कि जो वेव और पार्टिकल नेचर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल जो गतिमान अवस्था में है उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से विजिबल होता है, जबकि जो बड़े पार्टिकल है उनके में भी वेव हो सकता है अगर वो गति में है, बट वो वेव, वो तरंग इतनी छोटी होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो स्पेशली जब इसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाला गया तो ये देखा, इस तरीके के मूवमेंट आए जो बोर के मॉडल में सर्कुलर ऑर्बिट मिल रहा था, उसमें ये कहा गया कि उसमें वो वेव नेचर इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है और वेवलेंथ के बराबर अपना वो पाथ बनाता है। और वो जो वेवलेंथ होता है वो h अपॉन मोमेंटम होता है, h अपॉन mv होता है, जहां m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और v वेलोसिटी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है और h प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, वो h अपॉन mv के बराबर होगा। प्लैंक कांस्टेंट तो आपको याद होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अगर उसको आप डिवाइड करिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी से, स्पीड से, तो आपको एक नंबर जो लैम्डा मिलेगा वो एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको मेजर किया जा सकता है। मगर अगर आप मास 1 किलो के किसी मास को 1 मीटर पर सेकेंड से अगर मूव कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर आप देखें तो जो उसका वेवलेंथ है वो 10⁻⁻34 मीटर के आसपास जाके बनता है। वो इतना छोटा है कि उसको मापना, उसको आंखों से देख पाना भी बहुत मुश्किल है और बहुत ही छोटा वेवलेंथ है। इसीलिए जब पार्टिकल बहुत छोटा होता है तो ये जो डी ब्रॉगली का एक्सपेरिमेंट था, वहां लैम्डा वेवलेंथ काफी प्रीडोमिनेंटली विजिबल होता है, काफी अच्छी तरीके से आप उसको देख सकते हैं, मतलब पा सकते हैं। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन के केस में ये बहुत असरदार एक्सपेरिमेंट हुआ और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में भी इसमें बहुत मदद मिली। इसके बाद एक और जो एक्सपेरिमेंट था, हंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उसने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिद्ध करी। हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक किसी कण, किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की स्थिति एवं संवेग दोनों के मान को एक साथ सही सही ज्ञात करना संभव नहीं है। अब ऐसा क्यों? इन्होंने ये बात कही कि जो जो गैप होता है, जो डेल्टा एक्स होता है और डेल्टा मोमेंटम होता है, जो अनसर्टेनिटी होती है, जो अनिश्चितता पोजीशन, स्थिति को मापने में और संवेग को मापने में जो अनिश्चितता है, अगर दोनों को गुना किया जाए वो h अपॉन 4 पाई से हमेशा बड़ा या इक्वल होता है, जो अनिश्चितता है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो डेल्टा एक्स गुने डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा या उसके बराबर, h अपॉन 4 पाई m के बराबर होगा। और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जिसका मास बहुत कम होता है, तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाती है। और उस केस में
इनका पोजीशन और स्पीड दोनों ज्ञात करना बिल्कुल ही असंभव हो जाता है। अब इन दोनों को, दोनों फॉर्मूले जो आपको अभी पढ़ाए गए हैं, ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट भी करिए और समझिए इसको, क्योंकि आगे आपको ये बहुत मदद करेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने में। अब हम लोग जो दो सिद्धांत पढ़े हैं, ये जब ऑलरेडी सिद्ध हो चुका था, तब जाकर के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल प्रपोज किया गया, क्वांटम एटॉमिक मॉडल। इसमें यह बात थी कि वैसे तो बोर मॉडल ने कई सवालों का जवाब दे दिया था, परंतु बोर के मॉडल के दोष के बारे में भी हमने पढ़ा। ये मैटर के दोहरे नेचर को नजरअंदाज कर रहा था, ये हमने पढ़ा भी। बोर मॉडल जो मैटर, जो द्रव्य है, उसके जो दोहरे नेचर है, जो डी ब्रॉगली ने सिद्ध किया, उसको नजरअंदाज कर रहा था। इसलिए एक क्वांटम मॉडल लाया गया जिनमें इन ऑर्बिट्स में छोटी जगह ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि जो हमारे ऑर्बिट थे उसके अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन अपना वेव नेचर, वेव वाले फॉर्म में रहता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो बोर मॉडल जो एक सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे क्वांटम एटॉमिक मॉडल आकर के ये बताए कि नहीं, ऑर्बिट के अंदर भी छोटी जगहें होती हैं, ऑर्बिटल्स। ठीक है, आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। इसमें इन्होंने ये कहा कि एक्चुअली 4 क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्वांटम नंबर। एन, एल, एम, एल और एम एस से इसको दर्शाया जाता है। ये 4 क्वांटम नंबर को घोषित किया गया क्वांटम एटॉमिक मॉडल में। याद रखिए, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एम, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्वांटम नंबर एम। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। मुझे आशा है आप नोट्स ले रहे होंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज करके भी नोट्स जरूर लेते रहें। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक बेहद जरूरी एक्सपेरिमेंट। श्रोडिंगर नाम के वैज्ञानिक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और जो इक्वेशन निकल के आया था, इससे श्रोडिंगर्स इक्वेशन निकल के आया था। दोस्तों, ये इक्वेशन था हैमिल्टन ऑपरेटर इंटू साई इक्वल टू ई इंटू साई। ई एनर्जी आइगन वैल्यू था, और ये साई, जो त्रिशूल जैसा आप शेप देख रहे हैं, इसको साई पढ़ा जाता है, PSI, साई। और इसमें जो इसकी जो अनोखी बात थी वो ये थी कि साई एब्सोल्यूट का जो स्क्वायर था, जो ये फंक्शन था, जो ये फलन था, वो ये बताता था कि प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की, कौन से जगह पे इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को ये बताता था। तो अपने आप में श्रोडिंगर का ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट था, जो ये रिसर्च था, उसने एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व कर दी थी, जो ये बता रहा था कि अगर हम इस फंक्शन को सॉल्व कर लें, इस फलन को सॉल्व कर लें, साई स्क्वायर को, तो ये हमें ये बता देगा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ पे कितनी है, और उससे हम इलेक्ट्रॉन का मैपिंग कर पाएंगे। और इसी का प्रयोग करके दोस्तों, हम लोगों ने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर को नाम दिया। इसके सॉल्यूशन से ही वो निकल करके आया था। और अब हम लोग क्वांटम नंबर्स को एक बार देखते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है ना? ये तो हमने बोर में भी देखा था। इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं।
इन ऊर्जा स्थलों को स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने के वाले KLMNOPQ अक्षरों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है और इन ऊर्जा स्तरों को सेल भी कहा जाता है। सेल या ऑर्बिटल, हम ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट इसको हम कह सकते हैं, सेल या ऑर्बिट, ठीक है। KLMNOPQ से, जैसे वहां पे N1 2 3 4 होता था, उसी में KLMNOPQ, के सबसे छोटा फिर LMNOPQ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ऊर्जा स्थल को। नाभिकीय के सबसे, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाला जो ऑर्बिट है या सेल है, उसको के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरा है वो एल, जैसे हमने बोर्ड में आपको याद होगा N = 1 2 3 4 5 लिखा था, उसी को KLMN से डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे नाभिकीय के सबसे निकट वाला जो सेल होता है उसमें ऊर्जा सबसे कम होती है और उसके बाहर वाले सेल में ऊर्जा ज्यादा होती है। तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर के एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ऊर्जा लेता था तो ऊपर जाता था, ऊर्जा छोड़ता था तो नीचे आता था, मतलब ऊर्जा नीचे कम है और ऊपर ज्यादा है। ये सब तो हम लोग रिलेट भी कर सकते हैं बोर मॉडल से। अब आते हैं एजी मुथल क्वांटम नंबर पे। ये कुछ ऐसा है जो बिल्कुल नया है। बोर्ड तक का तो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वांटम नंबर में जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसमें कवर कर लिया, बट एजी मुथल क्वांटम नंबर थोड़ा अलग है। ये क्या कहता है? परमाणु की आंतरिक संरचना संबंधी आधुनिक जानकारियों के अनुसार प्रत्येक कक्षा या सेल में कई उपकक्षाएं या सबसेल होते हैं। मतलब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होते हैं, सेल में सबसेल्स होते हैं, और इन उपकक्षाओं को SPD एवं F अक्षरों से निरूपित किया जाता है। मतलब सब जो हमारे सबसेल हैं या ऑर्बिटल्स हैं उसको SPDF से हम लोग दर्शाते हैं। जिस तरह प्रत्येक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है, उसी तरह प्रत्येक उपकक्ष में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। अतः SPDF उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, 6, 10 और 14 हो सकती है। एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार कक्षा के ऑर्बिट, जिसमें N = 1 होगा, में केवल S उपकक्ष होता है। L कक्षा में SP होता है, M कक्षा में SPD होता है और N कक्षा में SPDF होता है। ये सारे ऑर्बिट्स में इतने ऑर्बिटल्स रहते हैं। K ऑर्बिट में सिर्फ S रहेगा, L में SP रहेगा, M में SPD रहेगा और N में SPDF, चारों उपस्थित रहेंगे। अब देखते हैं कि ये कैसे निकाल सकते हैं हम। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है कि जो भी हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें 0 से लेके N-1 तक का एजीमुथल क्वांटम नंबर रहता है। तो जैसे N = 1 है तो उसमें 0 रहेगा, S को जो डिनोट करता है S। तो N = 1 है तो उसमें जो ऑर्बिटल होंगे वो 0 होंगे, 0 वाले होंगे, जो S को डिनोट करता है। तो 0 मतलब 1 रहा। अगर हम N = 2 लेते हैं, मतलब K से L पे आते हैं जिसके लिए N2 होगा, तो उसमें 0 और 1, 0 और N-1, 0 2 - 1 1, तो 0 और 1 2 होंगे। और अगर N = 3 है तो उसमें उपकोशों की वैल्यू L = 0 1 2 हो जाएगी। तो 0 S के लिए, 1 P के लिए और 2 D के लिए। वैसे ही N = 4 लेंगे तो SPDF भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि किसी भी हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो उसमें 0 से लेके N-1 तक एजीमुथल क्वांटम नंबर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर के मान 0 1 2 3 4 5 होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। जो 0 है वो S के लिए होता है, 1 P के लिए होता है, 2 D के लिए होता है, 3 F के लिए होता है, 4 G के लिए होता है, 5 H के लिए होता है। अब आते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। ठीक है, इसमें इसको हम ML से दर्शाते हैं और अक्ष, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में ML की संख्या जो होती है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल की संख्या जो होती है, वो किसी भी ऑर्बिटल में -L से L तक होती है।
ठीक है। मान लीजिए एस की बात करते हैं हम, एस एजीमुथल क्वांटम नंबर एस की बात करते हैं, उसके लिए वैल्यू क्या होता है 0, तो उसमें सिर्फ 0 आएगा। अगर हम पी की बात लें तो 1 आता है, तो -1, 0 और 1, उसमें 3 मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में 3 रहेंगे। तो किसी उपकोश के लिए ml 2l+1 के बराबर होगा। जोड़ के देख लीजिए, -l से l तक कितने नंबर आएंगे, है ना, -1, 0, 1, अगर 1 है तो 2 इंटू 1 + 1 3 आएगा, ठीक है। तो P की वैल्यू अगर 1 डालते हैं हम तो यहाँ पे 3 आएगा P के लिए। S के वैल्यू में L 0 होता है तो उसके लिए 1 आएगा, तो ML 1 होता है, ठीक है। और हर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में, हर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो दोस्तों याद करिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि S में हमने कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे रह सकते हैं, सिर्फ 2। तो S के लिए ML कितना है, 1, तो 1 में 2। अगर P की बात करें तो P में ML कितना होगा, 3, और हर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो P का 6 हो जाएगा। D के लिए L 2 होगा, तो 2 गुने 2 + 1 5, 5 गुने 2 10, तो D में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन 10 रह सकता है। इसी प्रकार हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि G में हम लोग टोटल 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रहेगी, ml -l से l तक होता है, जिसमें कुल संख्या इसकी 2l+1 होती है। हर चुंबकीय कक्षक क्वांटम नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और इस हिसाब से इसीलिए हम निकाल सकते हैं कि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैग्नेटिक ऑर्बिटल में ही हम यहाँ पे आके निकाल सकते हैं कि जो भी वैल्यू 0 की होगी उसके हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे उसमें। तो जैसे नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ L 0 है तो 1 होंगे 2l+1 फॉर्मूले से। वैल्यू ऑफ L 1 है तो उसके लिए 3 ऑर्बिटल होंगे P में। वैल्यू ऑफ D में L अगर D के लिए L 2 होता है तो उसके लिए ऑर्बिटल्स 5 हो जाएंगे, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप अगर गुना करेंगे 2 से तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है। S में 2 हो सकता है, P में 6 हो सकता है, D में 10 हो सकता है, F में 14 हो सकता है, G में 18 हो सकता है, H में 22 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कि उपकोशों की संकेतन किस तरीके से हम करेंगे। अगर n 1 है तो उसके लिए L 0 आएगा, और उसमें फिर ऑर्बिटल कितना आएगा, सिर्फ एक आएगा 1s। अगर n 2 है तो उसके लिए भी n 2 में कितने L हो सकते हैं, 2, 0 और 1, और 0 और 1 में 0 के लिए 2s और 1 के लिए 2p। वैसे ही अगर तीसरे में आए तो 0, 1, 2, 3, तो 3s 3p 3d होगा, और 4 में 4s 4p 4d 4f, चारों चीजें होंगी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बता सकते हैं। 1s में एक ऑर्बिटल होगा, 2s में एक ऑर्बिटल होगा, 2p में 3 होगा, 3s में 1 होगा, 3p में 3 होगा, 3d में 5 होगा, 4s में फिर से 1 होगा, 4p में 3 होगा, 4d में 5 होगा, और 4f में 7 होगा, है ना। तो ये चीज हम लोगों को पता है अब ये सारी चीजें। तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इनका शेप कैसे पता चलता है हम लोगों को, ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है। तो आपको याद होगा दोस्तों कि हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन पहले पढ़े थे, और श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बताता है, अगर उसके साई फंक्शन का स्क्वायर को प्लॉट करें हम लोग, तो वो जहां ज्यादा होगा उस वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर S के लिए ये हम लोग प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके का आता है। 1s के लिए जो नाभिक या न्यूक्लियस के जस्ट बगल में 1s में इलेक्ट्रॉन का होने का प्रमाण बहुत ज्यादा मिलता है, और 2s का उसके जस्ट बगल में और थोड़ा। तो कुछ इसका स्फीयर शेप में इस तरीके का प्लॉट अगर हम बनाएं इस फंक्शन का, तो इस तरीके का प्लॉट बनता है। तो जो पता चलता है कि s ऑर्बिटल गोल होता है, गोला होता है s ऑर्बिटल, ये शेप होता है। ठीक उसी तरीके से P के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक x एक्सिस पे रहता है, एक y एक्सिस पे रहता है, और एक z एक्सिस पे होता है, और डंबल शेप का होता है। देख रहे हैं आप, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक z एक्सिस। इसका इसीलिए नाम भी ऐसे रखते हैं, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। वैसे ही आगे चलते हुए d ऑर्बिटल को देखते हैं। d ऑर्बिटल में हमको पता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें dxy जो xy प्लेन में होगा उसको xy बोलेंगे, dyz, dxz
और एक एक्स और वाई एक्सिस पे होता है, उसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहते हैं। और डी जेड स्क्वायर को देखिए, इसका एक यूनिक शेप होता है जो जेड एक्सिस पे होता है और फिर वो गोल उसको घेरा रहता है। ये शेप्स याद रखना जरूरी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डायरेक्ट शेप पूछ लेते हैं ये लोग कि शेप क्या होता है ऑर्बिटल का, और हम लोगों को बनाना होता है। तो दोस्तों इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे कि इन ऑर्बिटल्स को जो हम लोगों ने पढ़ा, इसकी एनर्जी लेवल क्या होती है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। मगर अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम की बात करें तो सबसे नीचे 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s 3p 4s 3d, इस तरीके से आता है। और हम इसका इस्तेमाल करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में भरना शुरू होता है तो बिल्कुल लोएस्ट एनर्जी लेवल से भरना शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले वीडियो और भी रोचक होने वाले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और मेरे ख्याल से वो लास्ट वीडियो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो उसको भी जरूर देखें। और अगर ये पूरा चैप्टर अगर आप समझ गए हैं तो विश्वास करिए 11वीं के ये चैप्टर और 12वीं में एक फिजिक्स में चैप्टर आएगा, दोनों में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा, डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट के थ्रू हर्ट्जबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, और हमने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी देखा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, और इसके बाद अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।